हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया है और फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चल, तो बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर तक हमने जो है पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन की बात की थी। कैसे जो है अलग अलग केमिस्ट आए और उन्होंने अपनी अलग अलग स्टोरीज दी, अपने अलग अलग लॉ दिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए, है ना, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए। अब किसी ने कुछ लॉ दिया, लेकिन सारे जो लॉ थे वो किस पीरियोडिक फंक्शन पर थे? एटॉमिक मास पर। फिर हमारे साइंटिस्ट आए हेनरी मोजले और उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट के क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक मास के बजाय किसके बेसिस पर होगा? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। फिर उन्होंने दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि बच्चों हम अभी तक पढ़ते हैं। वो कौन सी टेबल है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स है। सारे एलिमेंट्स हमने देख लिए। अब जो पीरियोडिक टेबल है उसको 7 पीरियड्स और जो है 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 7 पीरियड्स हैं और 18 हमारे पास ग्रुप्स हैं। अब ग्रुप में कुछ हमारे एल्केलाइन मेटल्स हैं, कुछ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, कुछ हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है। इसके अलावा हैलोजन्स हैं, इनर्ट गैसेज हैं। फिर हमारे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स है। अब बच्चों, हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को अलग से रखा गया। ऐसा क्यों किया गया, इसका रीजन हमने पढ़ लिया। पीरियोडिसिटी क्या होती है ये भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। साथ ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? जिनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर सेम होता है। ठीक, यानी कि जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सारे क्लासिफिकेशन के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है। पीरियड नंबर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर दिया। काफी क्वेश्चन हमने कर लिए, तो यहाँ तक अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। फिर अब हमारा नया टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इसको हम पीरियोडिक ट्रेंड्स भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? अलग अलग ट्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। पहला है हमारा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जिसे हम कहते हैं। अगला हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चारों पॉइंट हम एक एक करके डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी रह जाती है बच्चों, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है और इसे पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम सबसे पहले इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी को ही पढ़ते हैं। तो वो है हमारी जेड इफेक्टिव, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट में, या हम कहें जेड इफेक्टिव में, क्या होता है? इफेक्टिव है क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसे कहा जाता है एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। लेक्चर में क्या था? फिर हमने कहा इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि जेड इक्वल्स टू जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। अब जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर। सिग्मा क्या है? जिसमें हमारा रिपल्शन है, किसकी वजह से रिपल्शन है? इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन। ठीक, चलिए तो एक बार जेड इफेक्टिव को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या है जेड इफेक्टिव, क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट बच्चों? चलिए, तो जेड इफेक्टिव है क्या बच्चों? अब हमने कहा हमारे पास क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब यहाँ पर इसके ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स में क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं। अब ये जो आउटर शेल है यहाँ पर क्या? हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये जो है जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, अब हमने कहा ये जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक, अब ये जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज इसमें होता है। ठीक, जैसे कि इलेक्ट्रॉन में होता ही है नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर है हमारा प्रोटॉन जिसमें है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों? चलो, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्रोटॉन है और ये क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्या होगा?
इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, है ना। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में हमेशा क्या होता है, क्या होता है बच्चों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक, यानी कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचेगा, सिंपली ये इसको अपनी तरफ खींचता। फिर हमें पर ऐसा पढ़ने की क्यों जरूरत है बच्चों, क्योंकि अब इसके और इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, के बीच में इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ आने देंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, है ना। ये पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से कभी पास आ ही नहीं सकते, अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, पास कभी आ ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो यानी कि ये जो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस पर क्या लगाएंगे, रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे, है ना। अब ये इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे, जिस वजह से ये दूर जाएगा, लेकिन ये न्यूक्लियस तो इसमें अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है, जिस वजह से इसको इसके पास आना है, अट्रैक्ट होना है इससे, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक शील्ड का काम कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट नहीं होने दे रहे। जैसे हम कहें कि आपका और हमारा इंटरेक्शन किस वजह से हो रहा है, आमने सामने है, क्योंकि हमें एक दूसरे के इस वजह से इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आपके और हमारे बीच में एक स्क्रीन लगा दी जाए, अब आपका हमारा क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अब एक हमारे बीच में क्या लगा दी जाए, एक स्क्रीन लगा दी जाए, अब इस स्क्रीन से क्या होगा, आपका और हमारा इंटरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। अगर ये स्क्रीन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा हमारा इंटरेक्शन क्या होगा, वीक होगा, और ये स्क्रीन जितनी ज्यादा वीक होगी, उतना ज्यादा हमारा इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर जो है न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन है, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर है, जेड इफेक्टिव जिसे हम कहते हैं, वो भी क्या होता, ज्यादा होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है, इस वजह से जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा बच्चों। यहाँ से दो चीजें हमने सीखी कि अगर प्रोटॉन ज्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा कब होंगे, जब हमारा एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, ठीक। अगर हमारा एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, यानी कि Z अगर ज्यादा होगा, Z यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो Z अगर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, यानी कि इसकी एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी, जिस वजह से Z इफेक्टिव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन बच्चों अगर Z ज्यादा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये इसको रिपेल करके धक्का मार के क्या कर लेंगे, इधर की तरफ फेंक देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी कि और ज्यादा दूर चला जाएगा, है ना। तो यानी कि जब सिग्मा इंक्रीज होगा, सिग्मा किसे कह रहे हैं हम यहाँ पर, जो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन लग रहा है ना बच्चों, रिपल्शन जानते हैं सब लोग। अब जो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से जो रिपल्शन लग रहा है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे हम सिग्मा यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अगर ये रिपल्शन ज्यादा है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो ये रिपल्शन अगर ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जेड इफेक्टिव कम होगा, ठीक। सेम बात है ना, अगर मैं कह रही हूँ कि ये जो स्क्रीन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो बिल्कुल हम इसके आर पार नहीं देख पाएंगे, है ना। तो हमारे और आपके बीच का जो अट्रैक्शन है, या हम कहें इंटरेक्शन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम वैसे ही कि सिग्मा अगर ज्यादा है, ठीक, सिग्मा अगर ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। वहीं अगर लेकिन जेड अगर ज्यादा है, अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, यानी कि न्यूक्लियस में जो हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज्यादा है, तो क्या होगा, ये ज्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, ठीक। चलो ये तो रही इतनी बात। अब रिपल्शन से क्या होगा कि अगर इनके बीच में और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, सिग्मा की वैल्यू अगर ज्यादा होती है, क्या करेगा, इसको रिपेल करके धक्का मारेंगे, है ना, तो ये इसकी पोजीशन कुछ यहाँ हो जाएगी, ये तो थोड़ा दूर चला जाएगा, है ना, दूर चला जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये होता है हमारा जेड इफेक्टिव।
चलिए, तो बच्चों इसे अब आप नोट कर लीजिए, एज इट इज आपको बनाना है, समझना है, सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके यहाँ पर लिखने हैं। अब कुछ और पॉइंट्स है उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे और उन्हें भी यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, ट्रेंड की बात करते हैं। अब अब ट्रेंड में क्या, अगर हम किसी पीरियड में, है ना, कोई भी पीरियड है, पीरियड में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमेशा क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। तो इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव ऑलवेज इंक्रीजेस। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि इन अ पीरियड, इन अ पीरियड, पीरियड में क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव है वो क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजेस। हमेशा क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। वहीं अगर हम ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप में कहाँ से जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं। तो किसी भी ग्रुप में बच्चों जो जेड इफेक्टिव है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और हो सकता है वो वैल्यू जो है उसकी सेम रहे, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप, तो हो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, और मे बी कांस्टेंट। ठीक है, तो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, और हो सकता है कि जो वैल्यू है जेड इफेक्टिव की वो क्या रहे, कांस्टेंट ही रहे। बच्चों अगर हम एस पी डी एफ की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है जेड इफेक्टिव कैसा का ऑर्डर क्या होता है, तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव या स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, वेरी गुड। यहाँ पर एक गुड इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है पुअर, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, और यहाँ पर होता है वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, अब ऐसा क्यों, अब देखो जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। ठीक है, अगर हम, ये पी है, ये डी है, और ये एफ है। अगर हम ऐसे बात करें ना, न्यूक्लियस के सबसे पास एस होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ठीक, इसी प्रकार से होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस के सबसे पास में क्या है, एस है। यहाँ पर अगर टारगेट इलेक्ट्रॉन होता है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो जेड इफेक्टिव यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर डी में, अगर पी में है तो पी भी क्या है, थोड़ा पास ही है। अगर डी और एफ के कंपैरिजन में देखा जाए तो डी पी भी क्या है, थोड़ा पास में ही है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, गुड इफेक्ट होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, ठीक होता है। ठीक, लेकिन अगर हम पी की, अगर हम डी की बात करते हैं तो डी क्या है, काफी दूर है, बीच में बहुत सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, जिस वजह से यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, पुअर, और एफ में तो वेरी पुअर, क्योंकि एफ क्या है हमारा, इतने दूर एफ है, बीच में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस पर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। सिर्फ एक अकेला न्यूक्लियस उसमें क्या लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, बाकी सारे रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। इस वजह से यहाँ पर भी स्क्रीनिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती बच्चों। तो यहाँ पर भी जेड इफेक्टिव इतना अच्छा नहीं होता। चलिए, तो अब दोनों में डिफरेंस समझ में है, जेड इफेक्टिव में और स्क्रीनिंग इफेक्ट में। जेड इफेक्टिव जो न्यूक्लियस के एक्चुअल अट्रैक्शन पावर है, स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। स्क्रीनिंग यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं, वो हो गया ना स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ठीक, चलिए, या स्क्रीनिंग बोले या हम कहें शील्डिंग इफेक्ट कहें, एसपीडीएफ में समझ आया। तो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पर एस, यहाँ पर पी, यहाँ पर डी, और यहाँ पर एफ। तो आप खुद ही देख करके बता सकते हैं, जो है जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, यहाँ पर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा खराब, कम होगा या खराब होगा। ठीक, चलिए, तो ये जो कुछ पॉइंट है, ये वाला ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ, और अगला जो ट्रेंड हमें पढ़ना है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज थोड़ा बहुत हमें पता है साइज के बारे में। चलो, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या है, न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन से या न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसे क्या कह रहे हैं हम, आर रेडियस कह रहे हैं। और जो ये पूरी डिस्टेंस है इसे क्या कह रहे हैं हम, डायमीटर कह रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया आर प्लस आर, 2r, ठीक। क्या कह रहे हैं, पूरे को डायमीटर और आधा आधा क्या हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक। तो यही क्या है हमारा, इस रेडियस से क्या पता चलता है हमें, किसी एटम के साइज का पता चलता है। अब ये रेडियस बहुत ज्यादा छोटी होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। चलिए एक एक करके यहाँ पर सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। इट रिफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेंटर से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के जो डिस्टेंस है उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, रेडियस कहा जाता है। कहाँ से, बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है, या हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस कहते हैं। वही उसका क्या बताता है, रेडियस से ही क्या पता चलेगा, उसके साइज के बारे में चलेगा। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कीजिए। अब इतना सर्कल है, इतनी डिस्टेंस अगर हमें दी हुई है, अगर हमें कुछ इतनी डिस्टेंस दी हुई है और इतना हमने सर्कल बना दिया इस डिस्टेंस से, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, तो जब हम क्या करते थे, कहा जाता था कि सर्कल जो है इसका रेडियस बताइए कितना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस डिस्टेंस को क्या कर लेते थे, मेजर कर लेते थे, तो वही क्या हो जाता था, हमारा सर्कल का रेडियस हो जाता था। यह हमें कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर आपको क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर हमें कुछ दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कीजिए। 5 सेंटीमीटर लाइन खींच करके हम क्या करते हैं, कंपास रख के सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही क्या है, रेडियस। वैसे यहाँ पर क्या है हमारा न्यूक्लियस, और ये क्या है, अगर ये आउटर मोस्ट शेल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, इसकी रेडियस। यही रेडियस से क्या पता चलता है, एटम की, ठीक। सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक साइज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक है। तो हम किसी भी एटॉमिक एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी भी एटॉमिक साइज के डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन सच एज, तो इनको ऑपरेशनल डेफिनेशन के टर्म में, जैसे कि आयनिक रेडियस, जो आयंस की रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस जो हमारे नॉन मेटल्स के बीच में या किसी किसी मेटल्स के बीच में, वंडरवॉल जो हमारे इनर्ट गैसेस के बीच में होती है, और लास्टली हमारी मेटेलिक रेडियस जो हमारे मेटल्स के बीच में होती है। सिंपली बच्चों, आयनिक रेडियस किसके बीच में होती है, दो आयंस के बीच में। अब वो कैटायंस हो सकते हैं, वो एनायंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कैटायंस की रेडियस, एनायंस की रेडियस जब हम इन्हें मेजर करते हैं, ये क्या कही जाती है, आयनिक रेडियस कहा जाता है इसे। अगला कोवेलेंट रेडियस किसमें होती है, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ कुछ मेटल भी हो सकते हैं उनमें से, तो उनके लिए, उनको डिफाइन करने के लिए जो रेडियस है उसे क्या कहा जाता है, कोवेलेंट रेडियस कहा जाता है। अगला हमारा वंडरवॉल रेडियस, जो हमारे इनर्ट गैसेस होते हैं बच्चे, उनके बीच में जब हमें क्या निकालना होता है, रेडियस का पता लगाना है, तो उसके लिए कौन सी रेडियस है, वंडरवॉल रेडियस। अगला हमारा मेटेलिक रेडियस, जो क्या किसके डिफाइंड है, ओनली डिफाइंड फॉर मेटल्स, सिर्फ मेटल्स के बीच में कौन सी रेडियस होती है, मेटेलिक रेडियस होती है। The absolute value of its atomic radius cannot be determined because it is not possible to locate the exact position of an electron to is an atom, as an orbital has no sharp boundaries. अब जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट साइज क्यों नहीं पता होता, अब हमें एब्सोल्यूट साइज क्यों नहीं पता, जबकि हमें पता है यहाँ पे फिक्स पोजीशन है, फिक्स पोजीशन है, तो एब्सोल्यूट साइज क्यों नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन क्या है, फिक्स नहीं है कि यहीं पर ये रहेगा। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, क्योंकि जो ऑर्बिटल है उसकी कोई शार्प बाउंड्रीज नहीं होती, तो ऑर्बिटल की शार्प बाउंड्रीज ही नहीं है, हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं रेडियस। इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एन इंडिविजुअल एटम फॉर इट्स
साइज डिटर्मिनेशन, तो उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता उसके साइज डिटर्मिनेशन के लिए। फिर इन अ ग्रुप ऑफ एटम द पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम। और फिर किसी भी ग्रुप ऑफ एटम में जो प्रोबेबिलिटी होती है एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, नेबरिंग एटम से। द साइज ऑफ एन एटम में चेंज इन गोइंग फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अदर। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों, का साइज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है जब वो एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक, चलिए, तो एटॉमिक साइज के बारे में जो भी हमने पढ़ा है वो आपको नोट कर लेना है। साथ ही चार तरह की यहाँ पर एटॉमिक रेडियस होती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, आयनिक, कोवेलेंट, वंडरवॉल और मेटालिक रेडियस। चलिए बच्चों, इन्हें नोट कर लीजिए, फिर इन्हें एक एक करके क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला सबसे पहला है हमारा कोवेलेंट रेडियस। जैसे कि हमने कहा था, कोवेलेंट रेडियस जो है वो किसका डिफाइंड है, नॉन मेटल्स के लिए और कुछ मेटल्स के लिए भी। इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंट बाउंडेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। यानी कि दो कोवेलेंट बाउंडेड एटम्स के बीच में निकाल कोवेलेंट रेडियस वो होती है। तो इस तरीके से जो फिगर में आप देख पा रहे हैं, वो आप किस तरीके से देख समझ पा रहे हो, देखो दो हमारे पास क्या है, एटम्स है। ठीक, तो इसका सेंटर, ये जो पूरी डिस्टेंस है, इसे क्या कहा जा रहा है बच्चों, ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, डायमीटर है। डायमीटर यानी कि कोवेलेंट रेडियस अगर हमें निकालनी है तो d/2 कर लेंगे। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, सेम बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम, यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ, द कोवेलेंट रेडियस इज हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स। तो हाफ और जो भी हमारा d है ये हाफ हो जाएगा। सिंपल, जैसे हम पहले से करते थे मैथ्स में, हमने बचपन से पढ़ा है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, ये हमारा क्या हो गया, d यानी कि डायमीटर। और अगर हमें RC यानी कि रेडियस ऑफ कोवेलेंट, है ना, कोवेलेंट रेडियस निकालनी है तो 2 कर लेंगे। सिंपल है बहुत ज्यादा, तो आप सिंपली इसे नोट कर लीजिए, या आप चाहें तो इस तरीके से ये पूरा भी नोट कर सकते हैं। दोनों सेम है, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा लिखने में थोड़ा डिफरेंस है, वो थोड़ा इजी वे में लिखा गया है, ये प्रॉपर लिखा गया है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अपने अगले आने वाले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।